चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियसली बेटा हमने कौन सा शुरू किया था, दैट इज ट्रांसफर के रिगार्डिंग पढ़ रहे थे हम सिचुएशंस। ओके, सो बेसिकली हमने कुछ क्लॉजेस पढ़ लिए थे बेटा रेस्ट्रिक्शंस को लेके प्राइवेट कंपनी में। कौन सी कंपनी में? सो नाउ टुडे वी आर, अच्छा हमने लास्ट क्लास में ना सब बेसिक्स पढ़ा था, राइट? हाँ जी। तो आज हम डिस्कस करने वाले इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर टू बी प्रेजेंटेड टू द कंपनी। मतलब अगर कोई पर्सन शेयर ट्रांसफर कर रहा है तो उसको एक डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ता है। किसके पास बेटा? कंपनी के पास, जिसको हम क्या बोलते हैं? शेयर ट्रांसफर डीड। क्या बोलते हैं बेटा? शेयर ट्रांसफर डीड। एंड दिस डीड इन फॉर्म SH4। किस में होती है बेटा ये? SH4 में। पहले इसका थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, देन इसका एक मैं आपको चार्ट बना के दे दूंगा, है ना? उस चार्ट को आप याद कर लीजिएगा। चलिए, हाँ जी, बोलिए। हाँ, नहीं, कौन से मैम? बाद में बात करते हैं सर, है ना? समझ रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 56 सबसेक्शन 1, ठीक है, कहते हैं अ कंपनी शेल नॉट, क्या बेटा? रजिस्टर्ड अ ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज। मतलब आप जो ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज है वो तब तक रजिस्टर्ड नहीं हो सकता कंपनी के पास, अनलेस क्या नहीं होना चाहिए बेटा? प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर ना बना लो, जो कि ड्यूली क्या होना चाहिए? स्टैम्प्ड होना चाहिए, डेटेड होना चाहिए, और एग्जीक्यूटेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द क्या बेटा? ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी, ठीक है, हैज बीन डिलीवर्ड टू द कंपनी बाय द ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी विद इन द 60 डेज, राइट? मतलब सुनो ध्यान से, आपको सबसे पहले ट्रांसफर एम ही नहीं हो जाएगा वर्बली आपने बोल दिया ट्रांसफर हो गया, नो। यू हैव टू एग्जीक्यूट, क्या बेटा? एक आपको डॉक्यूमेंट रेडी करना पड़ेगा। क्या नाम है उस डॉक्यूमेंट का? शेयर ट्रांसफर डीड, ठीक है। और शेयर ट्रांसफर डीड में प्रॉपर स्टैम्प्ड होना चाहिए, वो डेटेड होना चाहिए, और वो एग्जीक्यूटेड होना चाहिए। किसको द्वारा बेटा? ट्रांसफरर और ट्रांसफरी। आई होप सबको पता है ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी कौन? अ पर्सन हु ट्रांसफर द शेयर्स नोन एज ट्रांसफर, एंड जिसको ट्रांसफर हो रहा है दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर, ठीक है। 60 दिन के अंदर इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ कंपनी, कंपनी पे कोई भी हो, चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो। हालांकि लिस्टेड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर एप्लीकेबल वैसे भी नहीं होता है, ठीक है। अनलिस्टेड की बात होती है, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, ठीक है। फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन अलोंग विद द सर्टिफिकेट ऑफ रिलेटिंग टू द सिक्योरिटी, ऑफ कोर्स आपके पास शेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए। दैट इज द एविडेंस ना कि यू आर एक्चुअल होल्डर ऑफ दिस पर्टिकुलर शेयर्स, तभी आप उसको ट्रांसफर कर पा रहे हैं बेटा। अगर आपके पास एज सच कोई सर्टिफिकेट नहीं है, देन अलोंग विद द रिलेटेड सर्टिफिकेट और लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज इन केस ऑफ लॉस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, द कंपनी मे रजिस्टर ट्रांसफर इन टर्म्स ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है, अब जरा सुनो सिचुएशन क्या है। यहाँ पर क्या हो रहा है, पर्टिकुलर चार्ट बनाएंगे बेटा, ध्यान से सुनेंगे कंसंट्रेशन से, राइट? जी। एक तो यार ये लेट हो जाता है ना क्लास में, गुस्सा बहुत आता है। ये है हमारी कंपनी, ठीक है बेटा हमारे। यहाँ पे दो पर्सन है, एक है मिस्टर एक्स और एक है मिस्टर वाई, ठीक है। अच्छा, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, सपोज मिस्टर एक्स जो है ये होल्डर ऑफ शेयर्स है, क्या बेटा? होल्डर ऑफ शेयर्स है। दैट मीन सपोज ये ट्रांसफर कर रहा है शेयर्स, किसको बेटा? ट्रांसफरिंग शेयर्स टू मिस्टर वाई। ये ट्रांसफर कर रहा है अपने शेयर्स किसको बेटा? मिस्टर वाई को। वी आर हियर टॉकिंग अबाउट बेसिकली अनलिस्टेड कंपनी। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? क्योंकि लिस्टेड कंपनी में ट्रांसफर का प्रोसीजर बेटा पूरा डीमेट फॉर्म में होता है। हालांकि आज के डेट में बेटा जो अनलिस्टेड कंपनी और जो रूल 9 और 9A में कवर्ड हो रही है बेटा, उनको भी डीमेट फॉर्म में शेयर ट्रांसफर करने होते हैं, ठीक है। तो सिस्टम पूरा चेंज हो चुका है और डीमेट फॉर्म में शेयर ट्रांसफर करना ज्यादा आसान होता है, ठीक है। बट स्टिल देयर आर सम कंपनीज जो आज भी डीमेट फॉर्म में शेयर होल्ड नहीं करते हैं, तो दे हैव टू फॉलो दिस पर्टिकुलर प्रोसीजर, ठीक है। हालांकि डीमेट फॉर्म में जो अनलिस्टेड कंपनी है वो भी सेक्शन 56 फॉलो करेगी, बट वो थोड़ा ज्यादा कन्वीनियंट है। वो क्या बेटा? ज्यादा कन्वीनियंट है, ठीक है। अच्छा सर सुनो, मिस्टर एक्स शेयर ट्रांसफर कर रहा है किसको? दैट मीन्स ये है ट्रांसफर,
ये क्या है बेटा हमारा ट्रांसफर है, ठीक है। और मिस्टर वाई को शेयर ट्रांसफर हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफरी। क्या बोलेंगे बेटा उसको, ट्रांसफरी। आगे गेटिंग माय पॉइंट, हेलो, हाँ जी। अब सर यहाँ पे जनरली होता क्या है, दिस इज द कंपनी। अब इन्होंने क्या करना, मिलकर एग्जीक्यूट करेंगे। क्या करेंगे बेटा, एग्जीक्यूट करेंगे बेटा एक डॉक्यूमेंट जिसको हम क्या बोलेंगे, शेयर ट्रांसफर डीड। क्या प्रिपेयर करेंगे बेटा, शेयर ट्रांसफर डीड। ये इन दोनों के द्वारा प्रिपेयर्ड होगा। अच्छा, इसका एक फॉर्मेट दिया हुआ है कंपनीज एक्ट में, कौन से फॉर्म है बेटा, फॉर्म SH4 में। ये बेसिक सिचुएशन हमें प्रोवाइड करी गई है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अच्छा, ये जो स्टैम्प आप जो एसटीडी बना रहे हैं बेटा, उसको शॉर्ट में एसटीडी बोलेंगे। ये प्रॉपर क्या होना चाहिए, डेटेड। क्या होना चाहिए बेटा, डेटेड, मतलब किस डेट पे ट्रांसफर हो रहा है। दूसरा, ये ड्यूली क्या होना चाहिए, स्टैम्प्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, स्टैम्प्ड होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। और तीसरा सिचुएशन इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है सर, ये क्या होना चाहिए बेटा, एग्जीक्यूटेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, एग्जीक्यूटेड, मतलब आपने प्रॉपर एग्जीक्यूट किया हो एज पर लॉ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। हाँ जी, तो प्रॉपर क्या होना चाहिए इसमें, डेट मेंशन होनी चाहिए, प्रॉपर क्या होना चाहिए, स्टैम्प, और प्रॉपर क्या होना चाहिए, एग्जीक्यूटेड होना चाहिए। समझ आया, बोलो बेटा। हाँ जी। और फिर हमने शेयर ट्रांसफर डेट को किसे ट्रांसफर, सॉरी किसको सेंड कर देना है, यानी कि सेंड टू कंपनी। कंपनी को भेज देना है। क्या भेजेंगे कंपनी को बेटा, STD। क्या भेजेंगे, STD। अच्छा, व्हाट इज द टाइम फ्रेम ऑफ दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, विद इन 60 डेज। विद इन कितने दिन के अंदर बेटा, 60 डेज। और 60 डेज हम कहाँ से लेंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है, जिस दिन आपने एग्जीक्यूट करा है वहां से 60 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना है बेटा, शेयर ट्रांसफर डीड सेंड कर देने किसको, कंपनी को। अच्छा सुनो, जब इसको आप कंपनी को भेजोगे तो अलोंग विद दिस आपको अटैच करना पड़ेगा क्या बेटा, शेयर सर्टिफिकेट। क्या अटैच करना पड़ेगा बेटा, शेयर सर्टिफिकेट। एंड सपोज समहाउ आपके पास शेयर सर्टिफिकेट नहीं है, आपके पास क्या नहीं है बेटा, शेयर सर्टिफिकेट नहीं है, नॉट इफ नॉट, ठीक है। तो इस केस में बेटा आप लेटर ऑफ अलॉटमेंट दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं बेटा, या फिर उससे रिलेटेड और अदर कोई डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। भाई कुछ तो एविडेंस दोगे ना कि आप इसके शेयर होल्डर्स हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो ये चीजें आप इसके साथ क्या करोगे बेटा, अटैच करोगे, ठीक है। और कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा कि फिर उस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट को क्या करेगी, रजिस्टर्ड कर देगी। अब देखते हैं आगे सिचुएशन क्या है, पहले बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत। अच्छा आगे देखिए, कहते हैं सच इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म। वैसे बात है, कौन से फॉर्म में बेटा, वेर ए कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर हेयरिन ऑल्सो बी फॉर्म्ड SH4। मुझे कंपनी में शेयर कैपिटल है ही नहीं तो क्या ट्रांसफर कर रहे हो आप? अगर कंपनी में शेयर कैपिटल है ही नहीं तो क्या ट्रांसफर कर रहे हो, डेबिंचर। क्या ट्रांसफर कर रहे हो आप, अदर इंटरेस्ट, राइट। तो मैंने बोला ना, तीन चीजें हमने पढ़ी थी बेसिकली, शेयर्स, डेबिंचर, या फिर एनी अदर इंटरेस्ट कंपनी में मेंबर ट्रांसफर कर सकता है। तो क्या, अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल नहीं भी है तो भी आप क्या करोगे बेटा, SH4 में ही ट्रांसफर करोगे, ठीक है। हाँ जी। अदर कंडीशन टू बी कंप्लाइड वेयर, क्या लिखा बेटा, रेफरेंस देयर इन सिक्योरिटीज वर रेफरेंस इंस्टेड ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर। वही बात कर रहा है, इंटरेस्ट बेसिकली रेफरेंस वगैरह प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब आगे देखो क्या कह रहा है, हाउएवर नथिंग इन दिस पर्टिकुलर सबसेक्शन shall prejudice any power of the company to registered on receipts of intimation of the transmission of any right of securities operation of law any person to whom such transfer has been transmitted। मतलब सबसेक्शन 2 बेटा यहाँ पे क्या कह रहा है, कंपनी बेसिकली बेटा, कंपनी को इस पर्टिकुलर क्लॉज में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है अगर वो ट्रांसमिशन के केस में शेयर्स को रजिस्टर्ड कर रही है तो। तो ट्रांसमिशन के केस में बेटा आपको सबसेक्शन 1 की कंडीशन नहीं भी फुल होगी तब भी आप क्या करोगे, उसको रजिस्टर्ड कर सकते हो। ट्रांसमिशन बताया था मैंने क्या था, क्या था ट्रांसमिशन, जब अगर किसी मेंबर्स की डेथ हो जाती है तो उस केस में ऑटोमेटिकली बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ शेयर क्या होंगे बेटा, ट्रांसफर होंगे। तो बेसिक फॉर्मेलिटीज से भी आपके शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं, एंड दिस इज द राइट अपॉन कम। अच्छा एक बात बताओ, जब आप शेयर ट्रांसफर कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो शेयर्स क्या होना चाहिए आपका, फुल्ली पेड। क्या पार्टली पेड शेयर ट्रांसफर हो सकता है, हो सकते हैं सर, बट उसका एक कंडीशन रहेगा। क्या रहेगा बेटा, कंडीशन रहेगा। क्लियर है, पक्का, श्योर है। आगे देखो क्या है, क्या लिखा है, देखो, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टली पेड अप शेयर्स। कहते हैं नोटिस टू ट्रांसफर को कंपनी प्रोवाइड करेगी। सबसेक्शन 3 क्या कर देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 56 सबसेक्शन 3 where an application is made by transfer alone and relate to the partly paid up shares,
द ट्रांसफर शैल नॉट बी रजिस्टर्ड अनलेस कंपनी गिवन ए नोटिस टू एसएच, कौन से फॉर्म में बेटा? 5 में, किसको? ट्रांसफरी को। एंड ट्रांसफरी अपना नो ऑब्जेक्शन प्रोवाइड करेगा विद इन कितने? 2 हफ्ते के अंदर अंदर। बोलो बच्चों। हाँ, अब जरा देखो ध्यान से। सपोज दो केस लेके चलते हैं। इफ शेयर्स आर फुली पेड, शेयर्स क्या है बेटा हमारे? फुली पेड है। फुली पेड की केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो यहाँ पर बेसिकली हम शेयर्स को क्या कर सकते हैं बेटा? रजिस्टर्ड शेयर ट्रांसफर डीड बाय कंपनी। तो कंपनी इजीली इसको क्या कर सकती है बेटा? रजिस्टर्ड कर सकती है या ऑब्जेक्ट कर सकती है, वॉट एवर द केस। ऑब्जेक्ट करने का अधिकार भी, ठीक है। अच्छा, जैसे रजिस्टर्ड कर देगी तो फिर इशू कर देगी क्या? इशू कर देगी क्या? सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स। सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स किसको? टू ट्रांसफरी को। किसको बेटा? ट्रांसफरी को, ठीक है। हाँ जी बेटा। या अब यहाँ पे दूसरा केस है, इफ शेयर्स आर पार्टली पेड अप। अगर शेयर्स क्या है बेटा हमारे? पार्टली पेड अप है, राइट। अगर शेयर्स क्या है बेटा हमारे? पार्टली पेड अप है। तो इस केस में क्या करेंगे सर? तो इस केस में, अच्छा ये समझ आया ना चार्ट? ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है। पांचवें पॉइंट में कंपनी क्या करे देखो। पॉइंट नंबर 5, कंपनी बेटा सेंड कर रही है एक नोटिस। क्या कर रही है बेटा? सेंड नोटिस इन फॉर्म SH5 में। और ये नोटिस किसको ट्रांसफर हो रहा है? ट्रांसफरी को। और आप उसको बता रहे हो भाई ये पार्टली पेड शेयर्स हैं जो आप खरीद रहे हो। दैट मीन्स बताने का इंटेंशन क्या है भाई यहाँ पे? वायर इन्फॉर्मिंग। यस, तो भैया आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी बाकी की पेमेंट करने की। तो आर यू एग्रीइंग अपॉन इट? तो मान लो ये प्रोवाइड करेगा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। क्या प्रोवाइड करेगा बेटा अपना? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि भैया मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है पार्टली पेड शेयर परचेज करने में। तो रिमेनिंग लायबिलिटी बनेगी वो मैं पे करूंगा फ्यूचर में, कंपनी जब भी पैसे मांगेंगे, राइट। ये ऑब्जेक्शन आप बेसिकली प्रोवाइड करोगे। अच्छा, ऑब्जेक्शन, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने का समय पीरियड कितना है बेटा? विद इन 2 हफ्ते। कितने हफ्ते बेटा? 2 हफ्ते फ्रॉम रिसीड ऑफ नोटिस। मतलब जिस दिन आपने नोटिस रिसीड किया वहां से 2 वीक्स के अंदर अंदर आपको ये रिस्पॉन्ड देना पड़ेगा कि आई डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ पार्टली पेड अप शेयर्स। तो इन फ्यूचर द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टली पेड अप शेयर्स अपॉन मिस्टर ट्रांसफर, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्शन आप बेसिकली, सॉरी, नो ऑब्जेक्शन आप प्रोवाइड करोगे किसको? कंपनी को। समझ में आया? अच्छा, इसके बाद बेटा अगर कंपनी को कोई इशू नहीं है आपसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने के बाद, तो कंपनी आपको क्या इशू कर देगी बेटा? शेयर सर्टिफिकेट। क्या इशू कर देगी? शेयर सर्टिफिकेट। और शेयर सर्टिफिकेट इशू करने का समय क्या होगा बेटा? विद इन 1 मंथ। कितना होगा? जिस दिन भी शेयर आपके रजिस्टर्ड हुए वहां से 1 महीने के अंदर अंदर। यहाँ पर भी कितना टाइम होगा बेटा? 1 महीने के अंदर अंदर आपको शेयर या सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रही है। समझ में आए? अच्छा, आगे देखो क्या टाइम लिमिट फॉर डिलीवरी ऑफ द सर्टिफिकेट कितना लिखा हुआ है? Every company unless prohibited by the provision of law or court या फिर ट्राइब्यूनल एक्सेट्रा, किसी बड़े भी अथॉरिटी ने प्रोहिबिट ना किया हुआ तो डिलीवर करेंगे क्या बेटा? सर्टिफिकेट फॉल सिक्योरिटी ट्रांसफर है ट्रांसमिटेड विद इन पीरियड ऑफ 1 मंथ इन केस ऑफ ट्रांसफर और ट्रांसमिशन। आर यू गेटिंग? हाँ जी। या अब क्या लिखा हुआ है? इंटीमेशन टू डिपॉजिटरी। समहाउ क्या होता है, कंपनी के शेयर्स अगर डीमेट में है, किसमें बेटा? तो यू हैव टू इंटीमेट टू द डिपॉजिटरी, ठीक है। देखो प्रोविजन ऑफ दिस पर्टिकुलर सबसेक्शन स्टेट दैट वेयर सिक्योरिटीज आर डेल्ट विद, किसके साथ बेटा? डिपॉजिटरी की। कहते हैं द कंपनी शेल इंटीमेट किसको बेटा? द डिटेल ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज टू डिपॉजिटरी इमीडिएटली ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। कहते हैं नो ट्रांसफर डीड इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, जहां पर ऑब्वियस बात है डीमेट फॉर्म में बेटा आपको SH4 की कोई जरूरत नहीं है। वहां पे नॉर्मल सेक्शन 56 के जो कंप्लायंसेस है वो करोगे, आप शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे। मतलब डिपॉजिटरी को शेयर सर्टिफिकेट तो हैंड ओवर करोगे ना वैसे बेसिकली। अच्छा, डीमेट के फॉर्म में शेयर सर्टिफिकेट होता है वैसे आपके पास? एक इंटीमेशन लेटर होता है। शेयर सर्टिफिकेट किसके पास होता है? डिपॉजिटरी के पास। तो उसी के पास है। तो आपको नॉर्मल फॉर्मेलिटीज करके शेयर ट्रांसफर आपके हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, क्या लिखा? ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव। देखो क्या लिखा हुआ है।
कहते हैं सेक्शन 56 सबसेक्शन 5 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड दैट इन केस ऑफ डेथ ऑफ द होल्डर ऑफ एनी सिक्योरिटी द ट्रांसफर ऑफ सब सिक्योरिटी बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजीज शैल बी वैलिड इवन दो द लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज नॉट अ होल्डर ऑफ सच सिक्योरिटी और इफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव और होल्डर ऑफ द सिक्योरिटीज मतलब सिंपल सी बात है अगर मान लो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को शेयर्स नहीं होल्ड करने हैं अपने पास वो चाहता है शेयर को क्या कर दूं ट्रांसफर कर दूं तो ये भी कर सकता है समझ रहे हो मतलब फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स है उसकी डेथ हो गई है अब उसके शेयर ट्रांसमिटेड हो जाएंगे किसके पास मिस्टर वाई जो उसके वाइफ है या फिर जो भी रिलेटिव है उसके ठीक है अब वाई जो है वो चाहती है कि वो होल्ड ना करे उसको पैसों की जरूरत है वो शेयर्स बेचना चाहती है तो क्या वाई बेच सकती है शेयर्स यस तो वाई इजीली शेयर्स क्या कर सकती है बेटा बेच सकती है उसको बेटा ये सेक्शन प्रोहिबिट नहीं करेगा तो नॉर्मल प्रोसीजर होगा ऑल दो क्या वाई एक्चुअल होल्डर ऑफ शेयर्स है नहीं सर बट स्टिल शी हैज अ राइट टू सेल ओवर क्या लिखा हुआ है जी पेनल्टी पेनल्टी क्या है ध्यान सुनना कहता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 56 सबसेक्शन 6 where any default in complying with the provision of this particular subsection कहता है कंपनी एंड एवरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट लायबल फॉर द पेनल्टी कितना बेटा 50,000 रुपए ठीक है और अगर फ्रॉड है तो सेक्शन 447 में आपके जितने भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट हैं वो हो जाएंगे साहब समझ में आया बोलो बच्चों हाँ जी अभी स्टैम्प वाला भी पढ़ाऊंगा पहले बताओ तो तुम लोग कल एसबीआई की क्लास में कंप्यूटर पढ़ रहे थे मतलब है एसबीआई की क्लास में कंप्यूटर पढ़ रहे थे क्या पूछा था मैम ने आपसे हम्म क्या है वेज ऑफ मेथड अच्छा
क्या बता दूं? मतलब मैं समझा नहीं है, क्वेश्चन ही समझ नहीं आया मेरे को। हाँ। वे वे मोड्स। ओके। मतलब मैं समझा नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन क्या? हाँ। बायबैक रिडक्शन का मेथड है। मैं वीडियो लेक्चर खत्म होने दो। जबकि मैं तुम्हें बताया तो था उस समय कि बायबैक को हम रिडक्शन कंसिडर नहीं करेंगे। अगर आप बायबैक को रिडक्शन कंसिडर कर रहे हैं, अब आप इस जनरल टर्म्स में मत जाना कि बायबैक करने से शेयर्स तो रिड्यूस हो रहे हैं, वो तो होंगे, बट वो रिडक्शन एज पर सेक्शन 66 थोड़ी कंसिडर होगा। अगर सेक्शन 66 के हिसाब से रिडक्शन कंसिडर हो गया, देन यू हैव टू फॉलो द लॉ। फिर तो आपको सेक्शन 66 फॉलो करना पड़ेगा, एनसीएलटी के पास जाना पड़ेगा अप्रूवल लेने के लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दूसरा, फॉर फीचर इज ऑल्सो रिडक्शन, बट मैंने आपको बताया था फॉर फीचर रिडक्शन होगा बट बिना ट्रिब्यूनल के अप्रूवल के, है ना? वो रिडक्शन है, सरेंडर रिडक्शन है, बट क्या है? विदाउट। हाँ, और उसमें भी सरेंडर वैसे वैलिड नहीं है, उसके पीछे भी कुछ टर्म्स एंड सिचुएशंस है। वो उसमें आपने क्या पढ़ा था कि उसमें आपको एनसीएलटी के अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, शेयर्स रिड्यूस कर सकते हो बिना अप्रूवल। हाँ जी। तुम बोले तो फिर तो संजय सर ने गलत पढ़ाया। कंफ्यूज क्यों हो गए? दैट मीन्स यू आर लैकिंग विद द कॉन्फिडेंस। व्हाई आर यू व्हाई आर कंफ्यूज? कोई भी पर्सन अगर आपको कंफ्यूज करेगा देन आप कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसा तो तुम फिर हमेशा कंफ्यूज ही रहोगे। अरे यार, टीचर है तो क्या हो गया, टीचर गलत नहीं हो सकते? अच्छा चलो ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन बोलता हूँ कि बोला ठीक है मैम, अगर वो रिडक्शन है फिर तो हमें फिर सेक्शन 66 फॉलो करना पड़ेगा। तुम बेवकूफ बोलो। यार बच्चे हो तो यार, बताओ कम पे लाओ तो। अच्छा फिर जी, मैं बोलो अपना एसबीआई पढ़ा लो बहुत अच्छे से, है ना? तो वो तो तुमसे हमारा जा रहा है। क्यों अंजलि?
छोड़ो, एसबीआई पढ़ा था कल। पढ़ा। हाँ पढ़ा। क्या थोड़ा सा नीचे करना। अरे नीचे नीचे कर। सिंपल सिंपल। नहीं। तो मैं कंफ्यूज हो गई जब वन टू से लगी एक मिनट। क्या बच्चे हो यार तुम लोग, कसम से तुम्हें कॉम्पिटिशन में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। मैं तो नीचे था, भी फोन कर लेते मेरे को। ऐसा कंप्लीट। ओ माय गॉड, तुमने यही पढ़ा है? मतलब गलत पढ़ लिया आप लोगों ने तो। अब तो तुम फेल हो जाओगे। So and पढ़ा पढ़ा के देख रहे हो, बाल सफेद हो रहे हैं। डाइट उम्र बीत गई है। क्या कह रही है? अच्छा। नहीं, शिवानी कुछ गलत नहीं बोलती है लड़की। प्यार जैसा भी तो ठीक होती है ना प्यार था तो वही तो प्यार सही बोलेगा और क्या खराब प्यार सारे हिसाब है सुनी ना कर लिखो जल्दी फटाफट से। नीचे नीचे कर हाँ जी, डन बेटा। ट्रांसफर समझ आया आपको? अच्छा, तो यहाँ बेसिकली बेटा हमने डिस्कस किया कि कैसे फुली बेटा और पार्टली बेटा शेयर्स को ट्रांसफर किया जाता है। अच्छा, कंपनी के पास राइट है क्या ट्रांसफर को रिजेक्ट करने का? यस। कुछ बेसिक रीजनेबल ग्राउंड्स पे आप ट्रांसफर को क्या कर सकते हो बेटा, रिजेक्ट कर सकते हो, रजिस्टर्ड नहीं करोगे, या फिर कुछ बेसिक रेस्ट्रिक्शन जो आपने इम्पोज कर रखे होंगे। अच्छा सुनो, आपने पढ़ा था डॉक्यूमेंट में स्टैम्प्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? स्टैम्प्ड होना चाहिए। तो स्टैम्प्ड को लेके कुछ प्रोविजंस है यहाँ पे, वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है। स्टैम्प ड्यूटी, अच्छा आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टैम्प ड्यूटी, डिलीट हो चुका है? डिलीट हो चुका है? अच्छा। स्टैम्प ड्यूटी पेबल और क्या बेटा, एफिक्सेशन कैंसलेशन ऑफ स्टैम्प एट अ टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर। अबे कैंसलेशन क्या है सर? समझते हैं, ध्यान से सुनना, कंसंट्रेशन। कहते हैं बिफोर ट्रांसफर इज लॉज विद द कंपनी, मतलब आप कंपनी को शेयर ट्रांसफर डीड भेजने से पहले, राइट, क्या कह रहा है बेटा, इट शुड बी ड्यूली स्टैम्प। व्हाट इज द, देखो एक तो स्टैम्प है, ड्यूली स्टैम्प का मतलब क्या होगा? ड्यूली स्टैम्प का मतलब हो गया प्रॉपर स्टैंपिंग होनी चाहिए, मतलब एज पर वैल्यू, अंडर वैल्यूड नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 लाख है, 2% स्टैम्प ड्यूटी उसमें लगनी है, तो 1 लाख का 2% कितना हो गया दोस्तों? 2,000। तो 2,000 के स्टैम्प पेपर होने चाहिए, उससे कम नहीं चलेगा सर। ठीक है, तो ड्यूली स्टैम्प मतलब प्रॉपर स्टैंपिंग होनी चाहिए। द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज क्या बेटा, अट्रैक्ट प्रिस्क्राइब्ड स्टैम्प ड्यूटी अंडर स्टैम्प एक्ट 1819। अब एक बात बताओ यार, आज क्या, ये एक्ट कब का है? अंग्रेजों के जमाने, किसके जमाने का? और ये लॉ आज भी चल रहा है। और दैट वाज अ टाइम ब्रिटिशर्स मेड सम बेसिक कंपल्सन ऑन दिस पर्टिकुलर लॉ, तो वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें काफी चीजें हैं वैसे, बैड लक आपको ये चैप्टर नहीं पढ़ाया जा रहा है, बट इसमें काफी चीजें हैं जो आप अच्छे से समझ सकते हो। क्या लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड टू बी मेंशन इन द शेयर ट्रांसफर डीड, as otherwise company cannot verify whether share transfer stamped is correctly charged, thereby attracting the penal provision of stamp act in default। ऑब्वियस सी बात है ना, आपने शेयर ट्रांसफर डीड में शेयर की एक्चुअल वैल्यू दिखानी है। एक्चुअल वैल्यू दिखाओगे तभी तो स्टैम्प पेपर उसमें हमें पता लगेगा कि सही है कि नहीं है। मान लो आपने 2 लाख की वैल्यू दिखा रखी है, शेयर है 4 लाख के, 2 लाख रुपए अंडर कैश ले रहे हो आप, अंडर द टेबल ले रहे हो, स्टैम्प ड्यूटी बचाने के चक्कर में। तो भैया रजिस्टर्ड वैल्यू से 2 लाख के शेयर ही होंगे, है ना? तो आप अंडर वैल्यूड कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो इस केस में भैया आपके ऊपर पैनल चार्जेस भी लग सकते हैं।
आगे देखो क्या लिखा हुआ है, अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 कंपनी कैन नॉट रजिस्टर द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज अनलेस इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर ड्यूली स्टैम्प डेटेड एग्जीक्यूटेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द क्या बेटा ट्रांसफर एंड ट्रांसफर हैज बीन डिलीवर्ड टू द कंपनी अलोंग विद द सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू द शेयर सर्टिफिकेट क्वेश्चन। समझ में आया? तो ड्यूली स्टैम्प का मतलब क्लियर हुआ कि नहीं होता? तो ड्यूली स्टैम्प बेसिकली, वैसे तो इंडियन स्टैम्प एक्ट में इसको काफी डिटेल में आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है, बट कोई बात नहीं, देखो तो ध्यान से। ड्यूली स्टैम्प का मतलब क्या होता है? कहते हैं एक्सप्रेशन ऑफ ड्यूली स्टैम्प हैज नॉट बीन डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट। ऑब्वियस सी बात है, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ कंपनीज एक्ट ना, इट्स अ मैटर ऑफ स्टैम्प ड्यूटी एक्ट। देखो क्या लिखा हुआ है, एज पर द अंडर सेक्शन क्या बेटा 2 क्लॉज 11 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट, duly stamped as applied to the instrument means instrument bear क्या बेटा adhesive या impress stamp not less than proper amount and that such stamp has been affixed and used accordance with the law टाइमिंग फोर्स इन इंडिया। अब इसमें दो तरह के डॉक्यूमेंट स्टैम्प पेपर लिखा है। पहले क्या लिखा हुआ है? अडेसिव, दूसरा स्टैम्प पेपर। एक तो बेटा स्टैम्प पेपर होते हैं प्रॉपर, जिसमें आपने देखा होगा वो अशोक स्तंभ वाला शेर लगा रहता है, 50 रुपए समथिंग कुछ लिखा रहता है, और इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उसमें बेसिक है। ये तो हो गया स्टैम्प पेपर। क्या बोलते हैं इसको? स्टैम्प पेपर, स्टैम्प पेपर, ठीक है। इसको बोलते हैं इम्प्रेस स्टैम्प। क्या बोलते हैं बेटा? एक होता है अडेसिव। क्या होता है बेटा? अब अडेसिव स्टैम्प होते हैं चिट टाइप के। क्या होता है बेटा? चिट। आई डोंट नो कि आप लोग कभी गए हो पोस्ट ऑफिस वगैरह, नहीं, छोटा सा ना चिट निकलता है, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, राइट? वो जो छोटे छोटे चिट्स होते हैं ना, दैट इज कॉल्ड स्टैम्प, अडेसिव स्टैम्प। क्या बोलते हैं बेटा उसको? अच्छा, किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर आप अडेसिव स्टैम्प लगाते हैं या कोई भी स्टैम्प लगाते हैं तो उसको ना आपको कैंसिल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मतलब यू हैव टू क्रॉस साइन अपॉन इट। क्रॉस साइन कर दोगे मतलब, ताकि उसका रीयूज ना हो सके। अच्छा, अगर आपने अडेसिव स्टैम्प को कैंसिल नहीं किया हुआ ना, फिर वो ड्यूली स्टैम्प नहीं माना जाएगा। आर यू गेटिंग माय मतलब? दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो दोबारा से रीयूज नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाई आपको उस पर क्रॉस सिग्नेचर या कैंसिल करना बेसिकली लिखना पड़ेगा, जो भी आपको लॉ में प्रिस्क्राइब किया गया होगा। समझे? अगर कैंसिल नहीं किया तो वैलिड नहीं है सब। कैंसिलेशन का लॉजिक समझ में आ गया, ताकि वो दोबारा से यूज, ऐसा तो भैया एक ही स्टैम्प को मल्टीपल टाइम यूज कर लोगे, है ना? तुमने यूज किया, फिर उसने यूज किया, फिर उसने यूज किया, लेकिन काम हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बोलो यार। या आगे देखो, स्टैम्प मस्ट बी क्या होना चाहिए बेटा? कैंसिल। सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 ऑफ द इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 हूएवर एफिक्स द कौन सा एडहेसिव स्टैम्प टू द इंस्ट्रूमेंट। देखो एडहेसिव को ही जरूरत पड़ती है, रीजन बताता हूँ, उसमें कोई नाम मेंशन नहीं होता। अडेसिव स्टैम्प में कोई नाम मेंशन नहीं होता, उसमें खाली अमाउंट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अमाउंट। अच्छा, जो इम्प्रेस स्टैम्प पेपर होता है उसमें तो प्रॉपर नाम वगैरह सब कुछ मेंशन होता है, उसका एक नंबर इशू होता है, तो उसको तो आप रीयूज वैसे भी नहीं कर सकते हो। रीयूज होने के चांसेस किसके होते हैं बेटा? अडेसिव स्टैम्प के, ठीक है। तो इसलिए बेटा कोई इंस्ट्रूमेंट विच हैव बीन एग्जीक्यूटेड बाय एनी पर्सन शैल कैन बी अफिक्स सच स्टैम्प, उसको कैंसिल करेगा सेम, एंड दैट इट कैन नॉट बी यूज अगेन, मतलब दोबारा से क्या नहीं हो सके बेटा, यूज ना हो सके। बोलो बेटे। हाँ, such section or this particular situation thereof make it clear the instrument bearing the adhesive stamp which has not been cancelled, it cannot be used again cell so far stamped is concerned and deemed to be unstamped। मतलब अगर आपने कैंसिल नहीं किया हुआ है तो दोबारा यूज हो सकता है, और आपके डॉक्यूमेंट को हम क्या मान लेंगे? अनस्टैम्प मान लेंगे। क्या मान लेंगे? अनस्टैम्प मान लेंगे। दैट मीन्स वो लीगली ड्यूली स्टैम्प तो नहीं है साहब। समझ में आया? Subsection 3 thereof provides that the manner in which adhesive stamp can be cancelled and provide the stamp cancel by writing on or cross a stamp his name या initials या फिर नाम या initial on the form। मतलब सिंपल सी बात है, आप क्या करोगे? या तो कैंसिल वर्ड लिख दोगे, या कंपनी का है तो कंपनी का नाम का स्टैम्प उसमें कर दोगे, या फिर आप अपने सिग्नेचर उसमें कर दोगे क्रॉस साइन। क्या करोगे बेटा? क्रॉस साइन, ताकि वो दोबारा से यूज ना हो सके। समझ में आया? सेक्शन 17 ऑफ द इंडियन स्टैम्प एक्ट कहता है मेक इट क्लियर दैट ऑल इंस्ट्रूमेंट चार्जेबल विद द ड्यूटी एंड एक्जीक्यूटेड शैल बी स्टैम्प्ड बिफोर ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ टाइम। मतलब स्टैम्प पेपर आपको कब लेना है? जिस दिन डॉक्यूमेंट बना रहे हो उस दिन या उससे पहले, राइट? मतलब जिस दिन एग्जीक्यूट किया उसके बाद आप स्टैम्प पेपर परचेज नहीं कर सकते हो, ठीक है। सपोज मैंने शेयर ट्रांसफर डेट बनाई 5 तारीख की, तो स्टैम्प कब का होना चाहिए? या तो 5 का या उससे पहले का। बट 6 तारीख का हो सकता है क्या? नहीं सर, वो बैक डेटेड पे आप प्रॉपरली डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो। समझ में आ रही बात? Therefore, a legal requirement of the stamp must be cancelled either before or at the time of execution। तो या तो पहले एग्जीक्यूट कैंसिल करोगे या बाद में, सॉरी एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन करोगे, उसके बाद नहीं। समझ ये आया कि नहीं है? पक्का ना? नहीं है?
स्टैम्प क्या होता है? स्टैम्प क्या होता है? स्टैम्प पर्चा माफ नहीं रजिस्टर अबे उल्लू हो। बस थैंक यू सो मच। फिर बेइज्जती कराओगे जब। सपोज अच्छा, चार्ट बनाने के लिए नाटक हो रहे थे सब। आपके मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, ये दो भाई। देख रहा हूँ मीम कितना देखते हैं लोग। पिछले जन्म में मम्मी तो नहीं थी मेरी? है। हाँ यार, वैसे बीच में इंटरप्ट कर देगी, मैं कह रहा हूँ दिमाग का इलाज करा लो। ऐसे भी मैं यही बहस कर रहा हूँ। देखो जरा, बस शट अप। अब यहाँ पे क्या हो रहा है सर, ये दोनों क्या कर रहे हैं दोनों? उसको कर एग्जीक्यूट कर, एग्जीक्यूटेड, इससे पूछ रहे हैं लिखा हुआ है। देखो, एग्जीक्यूटेड शेयर या मैंने सेकंड दैट इज बेसिकली एस टी डी, एस टी डी, ठीक है। और ये कौन से फॉर्म में होगा? ये एस एच फोर। ये कोई आरओसी को फाइल करने वाला फॉर्म नहीं है, हाँ पहले बता दूं। लिसन प्लीज, तो आपने एग्जीक्यूट कर दिया। अच्छा, अब इसकी कुछ वैल्यू होगी, तो आपको इसके ऊपर बेटा प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी पे करना है। क्या पे करना है बेटा? ये स्टैम्प्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? तो स्टैम्प दो तरीके से हो सकते हैं। या तो क्या होगा, अडेसिव स्टैम्प होगा, जो कि हमारे चिट्स के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है? चिट्स के फॉर्म में। या फिर होगा इम्प्रेस स्टैम्प, स्टैम्प पेपर बोल सकते हो उसको आप, ठीक है। अच्छा, जब मैं बात क्या कर रहा हूँ, अडेसिव स्टैम्प अगर आपने लगा रखा है तो कौन सा स्टैम्प बेटा? कहते हैं सर, ये जो एडेसिव स्टैम्प है ना, अगर आपके डॉक्यूमेंट में लगा हुआ है, तो इसका एक कंडीशन क्या है, ये कैंसिल करेंगे आप। क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे, राइट। अगर आपने कैंसिल नहीं किया तो हम इसको अनस्टैम्प मान लेंगे। इफ नॉट, तो ये क्या कहलाएगा बेटा? अनस्टैम्प्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? अनस्टैम्प्ड कहलाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बोलो बच्चों। हाँ जी, तो अगर आपने इसको कैंसिल नहीं किया है तो ये अनस्टैम्प्ड हो जाएगा। अब कैंसिल कैसे करने का तरीका इन बिट, उस पे आप क्रॉस साइन कर दोगे। क्या कर दोगे? या फिर इनिशियल्स कर दोगे। इनिशियल जानते हो ना? बोलो जी। खाली इसमें अपना नाम का मान लो आर वर्ड या एस वर्ड या जो भी वर्ड है वो लिख दोगे उसमें, ठीक है। या फिर फर्म का सिग्नेचर कर दोगे, अगर किसी फर्म के नाम पे निकल रहे हो तो, एक्सेट्रा। मतलब वो अडेसिव स्टैम्प क्या हो जाना चाहिए बेटा? कैंसिल हो जाना चाहिए। अगर कैंसिल नहीं हुआ तो भैया सिंपल सी बात है, हम मान लेंगे वो अनस्टैम्प्ड है। और अनस्टैम्प्ड मतलब कंपनी इसको रजिस्टर्ड नहीं करेगी। और अगर रजिस्टर्ड कर भी दिया है तो भी वो डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं कंसिडर होगा। समझ में आया? लिखो उसको। तो क्या एक और बढ़ाई सर टाइम क्या होगा ये बेटा स्टैम्प है रेवेन्यू है ना सरकार का, रेवेन्यू। रिवेन्यू देखो, स्टैम्प का मतलब ये होता है, इंडिया में ना एक एक्ट है, इंडियन स्टैम्प एक्ट। क्या होता है बेटा, जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करते हो तो उस डॉक्यूमेंट को आप रजिस्टर्ड करोगे सरकार के पास। तो उस डॉक्यूमेंट में अगर आप कोई वैल्यू ट्रांसफर कर रहे हो, राइट, सपोज उसमें 5 लाख की वैल्यू है, तो सरकार कहती है भैया इस 5 लाख का कुछ परसेंट आप टैक्स के फॉर्म में हमें जमा कराओगे। और वो जो स्टैंप है ना, वो टैक्स है बेटा। पे क्या है? स्टैंप ड्यूटी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? एक तरह का क्या है बेटा? टैक्स है। क्या है बेटा?
टैक्स है। भारत सरकार ने टैक्स के लिए क्या कर रखा है, स्टैम्प ड्यूटी के लिए कुछ स्टैम्प पेपर्स बना रखे हैं। क्या बना रखे हैं बेटा, स्टैम्प पेपर। क्या बना रखे हैं बेटा, स्टैम्प पेपर, जिसको हम बोलते हैं इम्प्रेसिव, इम्प्रेस स्टैम्प, राइट, क्या बोलते हैं। या फिर सरकार ने कुछ चिट्स क्रिएट किए हुए हैं। क्या क्रिएट करे हुए हैं, चिट्स के फॉर्म में, जिसको हम अडेसिव स्टैम्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, अडेसिव स्टैम्प। अब होता क्या है सर, सुनो ध्यान से। मान लो एक व्यक्ति ने 5 लाख का डॉक्यूमेंट क्रिएट किया। अब उस 5 लाख में मान लो आपको ना 1,000 रुपए का स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है। क्या पे करनी है बेटा, तो आप क्या करोगे, स्टैम्प पेपर परचेज करोगे। क्या, जैसे मान लो 1,000 छोड़ो, 1,005 रुपए का स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है। ठीक है। अब इसमें जनरली होगा क्या, सिचुएशन ध्यान सुनना, कि सर इसको दो भाग में हम डिवाइड करेंगे, एक तो 1,000 और एक 5 रुपए। कितना बेटा, 1,000 के मैं परचेज कर लूंगा क्या बेटा, स्टैम्प पेपर। 1,000 के मैं क्या परचेज कर लूंगा। अब 5 रुपए का स्टैम्प पेपर तो नहीं मिलेगा आपको, तो उसके लिए आपको अडेसिव स्टैम्प लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, अडेसिव स्टैम्प। अडेसिव स्टैम्प मतलब वही चिट्स वगैरह। अब तुमने पोस्ट ऑफिस से परचेज कर लिया, किससे परचेज कर लिया, पोस्ट ऑफिस से। सुनो, आपने परचेज किया स्टैम्प पेपर 1,000 रुपए का, तो वो 1,000 रुपए डायरेक्टली किसके पास जाएंगे, सरकार के पास। तो एक तरह से सरकार क्या आपसे हर डॉक्यूमेंट पे पैसे कमा रही है, सरकार का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। यस, सो दैट्स व्हाई बेटा स्टैम्प एक्ट को लेकर आई गई थी सरकार। समझ में आया, बोलो भाई। हालांकि, लिखो। हाँ जी, डाउट है, हर्षिता, डाउट है, क्या पूछ रहे थे, कुछ तो पूछ रहे थे नालायक। हाँ, कैंसिल करना। अरे जो एग्जीक्यूटर है ना, तुम एग्जीक्यूट करोगे तो तुम करोगे ना साइन, कि कंपनी करेगी। तुम शेयर ट्रांसफर कर रही हो, डॉक्यूमेंट कौन बना रहा है, तुम बना रही हो ना, तो साइन कौन करेगा उसमें, मैं। तो यही तो कहो, तभी तुम लोग दूसरों से बेवकूफ बन जाते हो। रिकॉर्डिंग खत्म होगा, फिर मैं रिकॉर्ड लगा। समझी नहीं समझी, नहीं आया, आया कि नहीं आया, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। कितना चाहिए गवार इंसान। हो सकता है। क्या, हाँ बोलो 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 बोलो, बोलेगा नहीं, बताओ। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बता दो इसका। कई क्या लोग क्या करते हैं, इकट्ठे स्टैम्प पेपर परचेज कर लेते हैं। ठीक है। अब उसमें साइन वाइन कुछ नहीं है, पहले चलता थे। अब जब से इलेक्ट्रॉनिक स्टैम्प का कॉन्सेप्ट आया ना, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत है। तो आपने परचेज कर लिए पहले, राइट, अब उसमें क्या है, आपने मैन्युअली डिटेल भर दी। तो बैक डेटेड से भी क्या होता था फिर, डॉक्यूमेंट बन जाते थे। बट आज के डेट में पॉसिबिलिटीज कम है। हाँ, स्टैम्प पेपर का तो फिक्स होता है, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए। बट आज के डेट में क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक स्टैम्प का कॉन्सेप्ट आ चुका है, तो फिर उसमें आपको डिटेल इलेक्ट्रॉनिकली डालनी पड़ेगी, प्रिंट करवाओगे, तो फिर वो यूज नहीं हो सकता दोबारा से। हाँ जी, बोलिए। वो तो एडहेसिव स्टैम्प है। हाँ, वो तो यूज हो सकता है आज भी, उसको तो खरीद लो, यूज कर सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वो अभी क्या होता है ना, जैसे भाई 5 रुपए का स्टैम्प पेपर थोड़ी निकलता है, 2 रुपए का स्टैम्प पेपर थोड़ी निकलता है। स्टैम्प पेपर तो 10 का निकलेगा, 20 का निकलेगा।
तो भैया अगर मान लो मुझे 12 रुपए की स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है, फिर मैं क्या करूंगा? 10 रुपए का स्टैम्प पेपर लूंगा, 2 रुपए का क्या लूंगा? आधा ऐसे स्टैम्प लूंगा। ये अलग अलग पर्सन होते हैं ना, जो जैसे मान लो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, उनके नाम पे निकाल दिया एक 2 रुपए का, 5 रुपए का स्टैम्प। नहीं तो वो एक तरह से फंस गए ना भाई, केस भी हो सकता है इस पे। और दूसरा मान लो किसी ने खरीदा ही नहीं, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगी वो? पहले होता था, राइट, जब बहुत सारे लोगों को क्या होता है, बैकडेटेड पे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, क्योंकि आप बैकडेटेड पे स्टैम्प पेपर तो पॉसिबल नहीं था ना मिलना, समझ रहे हो? फॉर्म सिग्नेचर हो गया। ये काम के टाइम खराब कर देना लोगों ने, इसकी जरूरत है इसको लिखने की। ये कर रहा हूँ लेकिन, ओ माय गॉड, क्या बात कर रहे हो? एक बार रीड कर लेना थोड़ी है। देखो क्या लिखा हुआ है, स्टैम्प ड्यूटी का क्या रेट होगा विद इफेक्ट फ्रॉम, क्या लिखा हुआ, 1 जुलाई 2020, अमेंडेड इन स्टैम्प टैक्स। अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं या रीइश्यू कर रहे हैं किसको बेटा, डेवेंचर को, तो कितना? 0.0001% ऑफ टोटल वैल्यू। दूसरा, अगर ट्रांसफर करें सिक्योरिटी अदर देन डेवेंचर ऑन डिलीवरी बेसिस पे, तो कितना लगेगा? यार ट्रांसफर करो सिक्योरिटी अदर देन डेवेंचर नॉन डिलीवरी बेसिस पे, क्या करोगे बेटा? 0.003% का स्टैम्प ड्यूटी। मतलब ये रेट्स हैं, ये याद कर लेना, मुझे जरूरत नहीं है इस बात की। केस लो पढ़ लीजिएगा जी। ये इसकी कोई जरूरत नहीं याद करनी है इसमें, रेट्स याद करने की जरूरत नहीं। द ट्रांसफर शेयर्स डिटेल्स गिवन टू आरओसी इन एनुअल रिटर्न, कौन सा फॉर्म बेटा? एमजीडी 7, और इसमें एक ऐड कर देना एमजीडी 7 एवरेज फॉर्म फॉर स्मॉल कम। समझ में आया? हाँ जी, कोई दिक्कत, सेक्शन 56 यहाँ पे खत्म हो गया है ना। जैसे तुम लास्ट क्लास में पूछ रहे थे सर सेक्शन 58 क्या है? हाँ 58 है ना, तो अब आए इसे। देखो लिखा हुआ है, statutory remedies in case of board refuse registration of transfer, transmission of shares। सर एक बात बताइए, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने आपके शेयर ट्रांसफर डीड को ही रिजेक्ट कर दिया कि हम नहीं कर रहे जी आपका ट्रांसफर, तो उसके केस में लीगल संवैधानिक, सॉरी, लीगल आपके पास रेमेडी क्या है? राइट, लीगल रेमेडी आपके पास क्या है, क्या एक्शन ले सकते हो आप, तो वो कौन डिफाइन करेगा? सेक्शन 58। देखो क्या लिखा है, सेक्शन 58 डील करता है विद द प्रोसेस ऑफ कंपनी टू बी फॉलोड ऑन रिफ्यूजल ऑफ रजिस्टर्ड ऑफ शेयर ट्रांसफर डीड, या ट्रांसफर को ही आप क्या कर रहे हैं बेटा, रिफ्यूज कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? प्राइवेट कंपनी का केस, ध्यान से सुनना, कंसंट्रेशन से ना को। इफ अ प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय क्या है बेटा, शेयर्स है, रिफ्यूज कर रही है वेदर इन परस्पेक्ट ऑफ एनी पावर ऑफ कंपनी अंडर आर्टिकल और अदरवाइज, मतलब आपको पावर मिली है आर्टिकल से, या फिर जनरल मीटिंग में कोई रेजोल्यूशन वगैरह पास कराओगे मेंबर ने, तो उससे आपको पावर मिली है, और इस पावर के बेसिस से आप शेयर ट्रांसफर को क्या कर रहे हैं बेटा, रिफ्यूज कर रहे हैं। हेलो, बोलो बच्चे। हाँ जी, या फिर ट्रांसमिशन को आप रिफ्यूज कर रहे हैं, राइट टू सिक्योरिटीज इन इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर इन द कंपनी। मतलब ये बोल रहा है सीधी सी बात है, प्राइवेट कंपनी क्या कर रही है बेटा, आर्टिकल में जो क्लॉजेस मेंशन है उसके बेसिस पे, या फिर कोई अदर तरीके से बेटा आपके पावर मिली है आपको, आप शेयर ट्रांसफर को क्या कर सकते हैं, रिफ्यूज कर सकते हैं, एंड यू आर डूइंग सो। ठीक है, तो इस केस में देखो क्या लिखा हुआ है, देन द कंपनी शेल सेंड अ नोटिस ऑफ रिफ्यूजल टू किसको बेटा, ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी को, और टू पर्सन गिविंग इंटीमेशन ऑन सच ट्रांसफर। मतलब क्या है इसका? सपोज मान लो दो ट्रांसफर है, दो पर्सन, सॉरी, जो ट्रांसफर और ट्रांसफर है, बट वो नहीं भेज रहे डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट कौन भेज रहा है? उनका कोई एजेंट। कौन होगा? कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस में जो है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो भी है, मतलब जो उनके बेhalf में काम कर रहा है। तो एक नॉर्मल पर्सन को नहीं पता ना भाई कैसे SH4 भरना वगैरह वगैरह। तो मान लो मैंने मैंने इंटीमेशन किया कंपनी, ऑन बिहाफ ऑफ माई क्लाइंट्स आई इंटीमेट टू द कंपनी, तो कंपनी नोटिस भी फिर किसको देगी? जिसने इंटीमेट किया है उस व्यक्ति को। समझे? कितने दिन के अंदर बेटा? 30 दिन के अंदर इंटीमेशन फ्रॉम द डेट ऑन विच इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, या फिर इंटीमेशन और ट्रांसमिशन वो डिलीवर टू द कंपनी। नोटिस शैल कंटेन क्या बेटा, रीजन क्यों रिफ्यूज कर रहा है रजिस्टर्ड करने से, ये रीजन भी आप बताएंगे। ठीक है, सुनना है? पक्का? श्योर? लॉक कर दो? पक्का बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी, टाइम नहीं है मेरे पास। आगे ट्रांसफरिंग में अपील कर सकता है कहाँ पे?
ट्रिब्यूनल मांगेज द रिफ्यूजल विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस। अगर कोई नोटिस नहीं आया है तो नोटिस नहीं आया तो कंपनी से विद इन 60 days, जिस दिन आपने इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर किया था बेटा या इंटीमेशन दिया था किसका, ट्रांसमिशन का, डिलीवर टू द कंपनी। बुझे कि नहीं बुझे? अभी बुझाते हैं, देखो क्या पढ़ रहे हैं साहब? सेक्शन 58, राइट? ओके, नाउ लिसन प्लीज। आ रहा समझ में? तुम तो कहते 1 महीने पढ़ के कंपनी को निकाल दोगे, तो मेरा सुनने में आई एग्जीक्यूटिव का पेपर में 1 महीने पढ़ के निकाल दूंगा। उड़ती उड़ती खबर आई है सुनने में। खड़ी हो जाना इसके बाद, ठीक है? कुछ क्वेश्चन पूछूंगा तुमसे। ये मैं नहीं बोला ना। हाँ, सुनते सुनते मैंने यहाँ से सुना, यहाँ से बोला था। इसको क्या नहीं। प्राइवेट कंपनी, सॉरी, पागलों के मुंह नहीं लगता। सुनो सुनो दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है? प्राइवेट कंपनी है कैसे? अब इसके पास पावर है, पावर टू रिफ्यूज। क्यों? कौन बोल रहा है? सच क्यों बोल रहा है तो इतना? अच्छा ठीक है, वेट। देखो देखो, अच्छा तेरा लो। तो अच्छा है, एक मेंटली इनसेन व्यक्ति क्लास में आ गया। अब मैं पढ़ा लूं, सुनो ध्यान से। प्राइवेट कंपनी के पास पावर है बेटा कि रिफ्यूज कर सकते हैं आपके ट्रांसफर को, राइट? और ये पावर उसको कहाँ से मिली हुई है? या फिर अदरवाइज, अदरवाइज मतलब कोई और तरीका, वट एवर मेंबर ने रेजोल्यूशन पास करा उसको आगे, ठीक है? हाँ जी, आधा समझ। मान लो एज रिसिट्स, एस टी डी, क्या रिसीट करा बेटा? एस टी डी। एंड कंसिडर द, कंसिडर, और कंसिडर करने के बाद कंपनी फील दैट कि नहीं भैया इसको हम रजिस्टर्ड नहीं कर सकते, व्हाट्स एवर द रीजन होगा, ठीक है? कंपनी ने यहाँ पे क्या कर दिया बेटा? रिफ्यूज कर दिया। क्या कर दिया? रिफ्यूज टू रजिस्टर। क्या बेटा? रजिस्टर सच ट्रांसफर, यानी कि इस ट्रांसफर को रजिस्टर्ड करने से क्या कर दिया गया है साहब? मना कर दिया जी। क्या कर दिया बेटा? मना कर दिया जी। बोलो बच्चे। अच्छा, जैसे ही मना किया और आप एक नोटिस भी दे दोगे जी। क्या दे दोगे? नोटिस टू किसको बेटा? ट्रांसफर को, या फिर ट्रांसफरी को, हाँ जी, या फिर अदर पर्सन जो इनके बिहाफ में, जिसने वो जो भी मतलब करा होगा काम, ठीक है? हाँ जी, हाँ। अच्छा, एक नोटिस बेटा कितने दिन के अंदर आएगा? विद इन 30 days। 30 days कहाँ से? जिस दिन रिसीड किया एसटीडी। हेलो, या तो 30 दिन के अंदर आप इनको इंटीमेट कर दोगे भैया हम आपके इस पर्टिकुलर ट्रांसफर को रजिस्टर नहीं कर सकते। अच्छा सुनो, अब इनके पास क्या रेमेडी बची भैया? तो ये जा सकते हैं ट्रिब्यूनल के पास। दो केस है, अपील टू ट्रिब्यूनल। अपील कर सकते हैं किसको बेटा? और ट्रिब्यूनल मतलब एनसीएलटी, ठीक है? अच्छा, विद इन 30 days, इफ नोटिस इशू, अगर आपको नोटिस मिला है तो कितने दिन के अंदर बेटा? 30 दिन के अंदर। अच्छा, फिर 30 दिन कहां से काउंट करोगे? जिस दिन आपने नोटिस रिसीव करा है, ठीक है? अच्छा, विद इन कितने दिन के अंदर? 60 दिन। इफ नोटिस नॉट इशूड, अगर नोटिस इशू नहीं हुआ है तो यहाँ पे 60 दिन कहां से देखोगे? जब आपने एसटीडी डिलीवर किया था कंपनी। आर यू गेटिंग आउट? यानी कि बात बताओ,
अगर रिफ्यूजल नहीं भी हुआ है, कंपनी ने कितने दिन लगा दिए हैं? 60 दिन रजिस्टर्ड करने में, तो भी क्या अपील में चले जाओगे? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मान लो रिफ्यूजल किया ही नहीं भाई, नोटिस दिया मतलब रिफ्यूजल नहीं किया, और रजिस्टर्ड भी नहीं किया मतलब इंटीमेशन दोनों ही नहीं आया ना हमारे पास। तो 60 दिन बीत चुके हैं साहब, कितने दिन हो चुके हैं? तो कंपनी क्या कर सकती है? विद इन 60 डेज अपील में जा सकती है एनसीएलटी के पास कि फलाना फलाना पर्सन फलाना फलाना काम फलाना फलाना टाइम पे नहीं कर रहा है। समझे? जल्दी करो, 58 सेकंड का टाइम है तुम्हारा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे बेइज्जती कराओगे समाज में? तो देखो गाना मत देखो कैसे लड़ने के दो तरीके होते हैं। प्रोफेशनल तरीके या से क्या बोले देखो कितने पैर यही बोले कि आगे याद आ प्राची, तुम्हें बचपन में कुछ सदमा वदमा लगा था क्या? हम बुलबुल मत बोल क्या आपकी तरह की बात खिलाएगी क्यों कौन भूखेगा वो मैं आप नहीं तुम तो मैं कह रही हूँ कहीं मैं तुमको फेल करके जाऊँ नहीं, उसको नहीं। क्या नाम है? नाम नहीं है। आके सावर। देखो, देख तुम्हारी वजह से कितने लोग हंस रहे हैं, इनका ब्लड कितना बढ़ रहा होगा। मैं भी हमारी तरह कोई पागल है? इसको बोलते हो उसके मुंह बन जाता है। दांत दांत वाली लड़की है। तो वैसे ही मुंह खराब है और खराब हो जाता है। देखो बन गया ना फिर से। अरे एक में वो होता है चूहा, उसकी एक और प्रजाति होती है, चुचुंदर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चुचुंदर। उसका मुंह देखा कभी? आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता। सही में क्यूट लगता बड़ा वो। कहा जाता है जिस घर में जाता धन लक्ष्मी आती। कुछ चूहे आते होंगे। है। हाँ, तुम भी तो आते हो यहाँ पे। अच्छा आ गया हो। पब्लिक कंपनी है, कोई बात नहीं। इफ अ पब्लिक कंपनी without sufficient cause refuse the register of transfer of securities within a period of 30 days from the date on which instrument of transfer or intimation of this particular delivered to the company। ठीक है? ओए देखो, ट्रांसफर ही मेड विद इन पीरियड ऑफ 60 डेज, रिफ्यूजल के या इंटीमेशन उसको जो रिसीव नहीं हुआ उसके 90 डेज के अंदर अंदर बेटा फिर क्या कर सकता है बेटा? वो अपील फाइल कर सकता है कहाँ पे? ट्राइब्यूनल में। मतलब पहला सेम ही सिचुएशन है बेटा पब्लिक कंपनी के केस में भी। इधर देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे पब्लिक कंपनी का केस लें, 30 डेज ही है, बस ये कितना हो जाएगा? 90 डेज हो जाएगा।
क्या हो जाएगा बेटा? इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। बाकी सब सेम ही है। Yes. हाँ जी, बाकी सब ऑलमोस्ट सेम ही है, बट यहाँ पे लिख लो इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी 90 डेज हो जाएगा। ठीक है, हो गया। शाबाश, बच्चे बड़े अच्छे हो तुम लोग। और ये जो 30 डेज है, 60 डेज कर लेंगे इसको। बाकी सब सेम है। अब तुमने एप्लीकेशन किसको भेजी है जी? ट्रिब्यूनल को। ट्रिब्यूनल क्या करेगा? कंसिडर करेगा आपकी एप्लीकेशन को, दोनों की ही अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड देगा। हाँ जी। हाँ तो देखो, कहता था ट्रिब्यूनल वाइल डीलिंग विद द अपील में आफ्टर हियरिंग द पार्टीज, दोनों की ही अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड प्रोवाइड किया, आइदर डिसमिस कर देगा अपील को या फिर ऑर्डर पास करेगा। अगर लग रहा है ट्रिब्यूनल को नहीं यार सही है, रिफ्यूजल नहीं होना चाहिए था, तो अपील क्या कर देगा? डिसमिस कर देगा। ठीक है। अगर लगता है कि नहीं जी कंपनी ने गलत तरीके से क्या करा है, तो रिफ्यूज करा है, तो उस केस में बेटा ऑर्डर पास करेगा, पहला ऑर्डर। डायरेक्शन देगा बेटा क्या? Second. that the transfer or transmission shall be registered by company and company shall comply such order within कितने दिन के अंदर? यानी कि 10 दिन के अंदर अंदर आप ऑर्डर को कंप्लाई करोगे ऑन रिसिप्ट ऑफ, ऑब्वियस सी बात है, जिस दिन आपको ऑर्डर मिला है वहां से। ठीक है। या फिर डायरेक्शन देगा रेक्टिफिकेशन के, किसको बेटा? रजिस्टर्ड एंड ऑल्सो डायरेक्ट कंपनी टू पे द डैमेज, अगर कोई है तो ये दो ऑर्डर बेसिकली पास कर सकता। अच्छा अगर सुनो, इफ अ पर्सन कॉन्ट्राविंग द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल शैल बी पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 1 ईयर, और उसको बढ़ा के हम कितना कर सकते हैं? एंड देखो दोनों चीज लगने वाली है इसमें, फाइन लगेगा 1 लाख रुपए तक का, जिसको बढ़ा के कितना कर सकते हैं? 5 लाख रुपए तक का। समझे? तो मिनिमम 1 साल की सजा, मैक्सिमम 3 साल की। और फाइन बेटा मिनिमम कितना? 1 लाख का, मैक्सिमम कितना? 5 लाख का लग सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब जैसे ही आपकी अपील रिसीड हुई, तो भैया अपील आपने किसको करी है? एनसीएलटी को, यानी कि ट्रिब्यूनल को। हाँ जी बेटे। हाँ, तो ट्रिब्यूनल बेटा यहाँ पे ऑर्डर पास करेगा। क्या पास करेगा? तो दो सिचुएशंस कर सकता है, या तो ये डिसमिस कर देगा। क्या कर देगा बेटा? डिसमिस द अपील। भाई अपील ही डिसमिस हो जाएगी। बोलो। हाँ। या फिर बेटा ऑर्डर पास करेगा। क्या पास करेगा? ऑर्डर पास करेगा। अच्छा ये ऑर्डर दो तरीके के हो सकते हैं बेटा, या तो आपको रजिस्टर्ड करने को बोलेगा, ट्रांसफर को क्या करने को बोलेगा? रजिस्टर्ड करो। और अगर कुछ डैमेज वगैरह है तो वो डैमेज वगैरह भी पे करो, डैमेज पे करो। ठीक है। अच्छा ये जो ऑर्डर है ये कितने दिन के अंदर कंपनी कंप्लाई करेगी? यानी कि कंपनी इस ऑर्डर को क्या करेगी बेटा? कंप्लाई ऑर्डर विद इन 10 दिन, यानी कि 10 दिन के अंदर अंदर बेटा क्या कर लोगे? ऑर्डर को कंप्लाई करोगे। अगर नहीं किया तो इफ नॉट, तो फिर लगेगी क्या? पेनल्टी। ठीक है। क्या लगेगा बेटा? पेनल्टी। अब पेनल्टी कितनी है बेटा? इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। अच्छा ऑफ कोर्स जेल किसको होगी? Something. जिसको बढ़ा के कितना कर सकते हैं हम? 3 साल. 3 साल। एंड फाइन कितना लगेगा? 3 लाख या 5 लाख है? समझ में आया? लो लिखो। यार ये निधि नालायक का क्या करा जाए? इसकी छुट्टी इतनी हो रही है, इतने तो बच्चे 12th में छुट्टी नहीं करते, इतने सीएस में छुट्टी करते।
वैभव तू पढ़ रहा भाई? हो गया भाई? नहीं हुआ? जल्दी करो। अब ये मत बोलना ट्रांसफर भी राइट इशू होता है। कहीं ये बोल दो सर ट्रांसफर से कंपनी फंड रेज कर रही है। कॉन्फिडेंस ही नहीं थे वो। अच्छा देखो, मेरे को लग जाएगी आप जिसको बोलते हैं ये अकाउंट ये पता क्या कह रही है ये चीज नहीं खानी गलत बोला ना मैंने, इच्छाधारी भी लगा जोड़ना चाहिए था। देखो दस, refusal to register the share transfer on suspicion that the employee, if admitted as a member, will attend the general meeting of company may create nuisance by raising irrelevant issues and also obtain access to the record of the company as a shareholder is not a valid reason। मतलब सुनो, एक केस था बेटा, ये सीएलबी में केस गया था। केस क्या था बेटा? निर्मल कुमार वर्सेस जयपुर मेटल एंड इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। अब इस कंपनी में हुआ क्या, शेयर ट्रांसफर डीड गई और पब्लिक कंपनी थी बेटा बेसिकली ये, और जो डायरेक्टर्स थे उन्होंने कैंसिल कर दिया, रिफ्यूज कर दिया उसको। और ये हवाला दिया कि जो निर्मल कुमार है ना, ये कंपनी का एम्प्लॉय है। क्या है बेटा? और अगर ये हमारे मैनेजमेंट में आएगा तो फिर भैया मेंबर बन जाएगा, तो मेंबर बनेगा तो मैनेजमेंट में इंटरफेयर करेगा, जनरल मीटिंग अटेंड करेगा और जनरल मीटिंग में न्यूसेंस करेगा बेटा, उपद्रव करेगा, ठीक है। और इसको एक्सेस भी मिल जाएगा हमारे रिकॉर्ड चेक करने का। मतलब तुमने प्रिजम्पशन कर लिया। तुमने क्या कर लिया? प्रिजम्पशन कर लिया कि ये नालायक ही होगा, फ्यूचर में नालायक बनते ही करेगा। दैट इज योर प्रिजम्पशन ना भाई। और दूसरी बात, सीएलबी यानी कि जो कंपनी का बोर्ड था पहले, उसने बोला नहीं जी दिस इज नॉट अ वैलिड रीजन। ये रीजन नहीं है कि आप रिफ्यूजल कर रहे हो, आप कोई और ग्राउंड दीजिए, वैलिड ग्राउंड। बट ये एक वैलिड ग्राउंड नहीं, मतलब हम एम्प्लॉय के होने से, राइट, उसका शेयर ट्रांसफर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो रिजेक्ट नहीं कर सकते। समझे? क्या केस है बेटा इसका? निर्मल कुमार वर्सेस जयपुर मेटल एंड इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ठीक है, लिख लो केस में। ऐसा बुक तो है। हाँ तो क्या लिखा हुआ, छोड़ो तो। क्या लिखा हुआ है? द मेयर अटेम्प्ट ऑफ अ पर्सन टू वाइंड अप ऑफ कंपनी मोर देन वंस कैन नॉट बी ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजिंग द रजिस्टर्ड ऑफ ट्रांसफर बाय द डायरेक्टर। मतलब अब यहाँ पर मान लो एक पर्सन ने कंपनी की क्या करवानी चाहिए, वाइंडिंग अप। क्या करवानी चाहिए बेटा? वाइंडिंग अप। वो भी कितनी बार? मोर देन वंस, राइट। बोलो भाई। तो भैया इसको भी आप ग्राउंड नहीं मान सकते क्या करने का? जैसे मान लो ये है, क्या नाम है ना, ये मान लो इसने क्या करा, कंपनी की वाइंडिंग अप के लिए पिटीशन फाइल कर दी कि इस कंपनी को बंद करो, आई डोंट लाइक दिस कंपनी, ठीक है। अब बाद में क्या है, अंजलि ने अपने शेयर्स इसको ट्रांसफर करना चाहे। अब ये इसके शेयर ट्रांसफर डेट मेरे पास आई। मैं कहा ना, ये तो दुश्मन है, इसने तो पिटीशन फाइल करी हुई है पहले, राइट। तो दुश्मन तो भैया हमारी कंपनी में नहीं आना चाहिए। तो मैंने उसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया और बोल दिया कि भैया इसने हमारी कंपनी का वाइंडिंग अप का रेजोल्यूशन पहले पास करवाया था, उसके लिए इनिशिएट किया था, तो हम इसके शेयर ट्रांसफर को रजिस्टर्ड नहीं करेंगे, तो इसको हम अपना ट्रांसफर नहीं शेयर होल्डर नहीं बना सकते। तो अगेन इसको भी मना कर दिया कि ये भी वैलिड रीजन नहीं है। केस हुआ क्या था बेटे? गंगखो टी एसोसिएशन लिमिटेड वर्सेस माखन लाल समादर, ठीक है। नहीं नहीं, मक्खन नहीं हुआ, मक्कान हो, मक्कान, जो भी है, ठीक है। अगला देखो, अगला देखो। द पावर टू रिफ्यूज द रजिस्ट्रेशन ऑफ द शेयर्स विच confirmed for director by articles and is a discretionary power and must be exercised reasonably। मतलब ठीक है, आपको पावर दिया है किसने बेटा? आर्टिकल ने। बट ये डिस्क्रिशनरी पावर है। डिस्क्रिशनरी पावर मतलब
आपकी मन मर्जी की पावर है, ठीक है। आप चाहे तो रिफ्यूज करें, चाहे तो एक्सेप्ट कर लें, बट ग्राउंड्स क्या होने चाहिए बेटा? रीजनेबल होना चाहिए, गुड फेथ में होना चाहिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी, अनलेस द कॉन्ट्ररी प्रूव्ड द पावर इज डीम्ड टू हैव बीन एक्सरसाइज प्रॉपर्ली। मतलब जब तक कुछ गलत ना हो तब तक हम मानेंगे अपने पावर को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया हुआ है। दिस इज द केस ऑफ क्या बेटा? बैरिंग एंड स्वेट वॉट वर्सेस बॉटरहम हॉस्पुर फुटबॉल एंड एथलीट कंपनी लिमिटेड, ठीक है। तो इस केस में बेसिकली डिसाइड हुआ था कि जो पावर है वो बेसिकली मानी जाएगी गुड फेथ में ही एक्सरसाइज करिए, अगर कॉन्ट्ररी प्रूफ नहीं होता है तो। बाकी एक सेल्फ कर लेना, सारे काम अगर मैं ही कराऊंगा तो तुम क्या करोगे? बुरा मान जाओगे, है ना, और मैंने चाहता हूँ बुरा मान। रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर, क्या लिखा है बेटा? सेक्शन 59। रेक्टिफिकेशन क्या होता है सर? Section 59 of Companies Act 2013 provide that the procedure for rectification of the registered of member after transfer of securities the provision state that, मतलब आप रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर को ना चेंज कर रहे हो, उसमें कुछ चीजें ऐड कर रहे हो, कुछ चीजें माइनस कर रहे हो, ऑफ कोर्स हो गई। सपोज एक्स ने वाई को शेयर ट्रांसफर करे तो एक्स का नाम हटेगा ना, वाई का नाम आएगा। बट रेक्टिफिकेशन करोगे, मैंने कहा कंपनी है, हर काम लीगली होगा, तो कौन सा सेक्शन फॉलो करोगे? सेक्शन 59। तो देखो देखो, remedy to agreed for not carrying the changes in ROM on ground of appeal। मतलब सुनो, मान लो मिस्टर एक्स ने ट्रांसफर कर दिए थे शेयर, किसको? मिस्टर वाई को। अच्छा, कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर है, ये आगे चल के पढ़ोगे आप, उसमें नाम किसका है? एक्स का। तो भैया कंपनी जब क्या प्रोविजन क्या था, जिसका भी नाम होगा ROM में, हम उसी को क्या मानेंगे? मेंबर मानेंगे। मतलब सारा का सारा बेनिफिट किसको मिलेगा? उसी व्यक्ति को जिसका नाम ROM में मेंशन है। कहीं कंपनी डिविडेंड देगी तो किसको मिलेगा? एक्स को। अगर कंपनी राइट शेयर्स देगी तो किसको मिलेगा? अगर कंपनी बोनस शेयर्स देगी किसको मिलेगा? कंपनी नोटिस इशू करेगी किसको? यानी कि एवरी राइट्स व्हिच इज रिलेटेड टू शेयर होल्डर इज अवेल्ड बाय दैट पर्सन हुज नेम मेंशन इन द ROM। शेयर तो ट्रांसफर हो चुके हैं साहब, कायदे से कंपनी क्या करेगी बेटा? ऐड करेगी नाम ROM में वाई का, और एक्स का क्या कर देगी? दैट इज रेक्टिफिकेशन ना। सपोज आपने नहीं किया, आपने नहीं किया, तो फिर आपके अगेंस्ट मेंबर क्या एक्शन ले सकता है? तो देखो, इफ विदाउट सफिशिएंट कॉज, अगर प्रॉपर कॉज नहीं है, द नेम ऑफ एनी पर्सन एंटर्ड इन द ROM, मतलब आपने नाम क्या कर दिया है? एंटर कर दिया है बिना सफिशिएंट कॉज के, मतलब एंटर कर दिया है। दूसरा, द नेम ऑफ एनी पर्सन हैव बीन एंटर्ड इन ROM विदाउट द सफिशिएंट रीजन ओमिटेड द फॉर्म, मतलब बिना किसी सफिशिएंट रीजन के नाम क्या कर दिया? ओमिट कर दिया। डिफॉल्ट और अननेसेसरी डिले कर रहे हो बेटा एंटरिंग द नाम किसमें बेटा? रजिस्टर में। द फैक्ट ऑफ एनी पर्सन हैविंग बिकम द मेंबर, मतलब यानी कि इसकी बात कर रहा हूँ मैं। मतलब पहला नाम आपने ऐड कर दिया गलती से, हम मेंबर है ही नहीं तो नाम ऐड कर दिया, तो क्या दिक्कत है? बेनिफिट ही बेनिफिट है। अच्छा, एक बात बताता हूँ, गलती से नाम ऐड हो गया है, ठीक है, कल को अगर कंपनी ने नोटिस भेज दिया, ला भाई बाइंडिंग अब हो रही है, 50 लाख रुपए दे, तो क्या करोगे? राइट, मान लो पार्टली शेयर्स में रजिस्टर्ड कर आपका नाम, तो फिर तो यू आर लाइबल फॉर दिस ना। हाँ, तो आप रिक्वेस्ट करोगे भैया हमारा नाम हटाओ, क्यों ऐड किया है? या फिर नाम ऐड इन जबरदस्ती हटा दिया है बिना किसी सफिशिएंट कॉज के, या फिर डिले कर रहे हैं नाम को रजिस्टर्ड करने में, किसमें? ROM में। तो डिफॉल्ट ये अननेसेसरी डिले बीइंग एंटरिंग इन द रजिस्टर्ड इन फैक्ट द पर्सन सीज टू बी मेंबर, मतलब भैया आपका जबरदस्ती नाम एंटर किया हुआ है जबकि वो मेंबर है, अब है नहीं, हट चुका है। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, या फिर द पर्सन एग्रीव्ड और एनी मेंबर ऑफ कंपनी और कंपनी में अपील इन सच फॉर्म एंड प्रिस्क्राइब, किसको बेटा? तो इस केसेस में आप ट्राइब्यूनल को क्या कर सकते हो? अपील फाइल कर सकते हो। कौन अपील फाइल कर रहा है? जिसका नाम एंटर कर दिया गलती से वो, या जिसका नाम एंटर करना था नहीं किया है, या कंपनी खुद ही अपील फाइल कर रही है बेटा ट्रिब्यूनल में। इन केस फॉरेन मेंबर है या फिर डिवेंचर होल्डर है जो फॉरेन में रिसाइड कर रहा है, अपील शैल बी फाइल्ड कहाँ पे बेटा? कॉम्पिटेंट कोर्ट जो आउटसाइड इंडिया है वहां पे आप फाइल करोगे, राइट, जो स्पेसिफाई करेगा किसने बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इधर देखना कि नहीं? क्या हुआ? नींद आ रही है?
कौन सा? लंच लगेगा क्यों? क्यों लगेगा? हाँ जाओ। सुनो सुनो सुनो। लिख ले मोटी, कौन सा 100 रुपये चली गई है? नहीं अच्छा क्या बोल बता दीजिए राइट, ये सिचुएशन से बेटा ध्यान से सुनो प्लीज। अगर ऐसा होता है तो आपके पास रेमेडी क्या है? आप कर सकते हैं अपील फाइल। क्या कर सकते हैं बेटा? कहाँ पे? ट्रिब्यूनल में। अच्छा, अपील फाइल कौन कर रहा है? बाय जिसका नाम हम नहीं mention रजिस्टर्ड होना है, यानी कि आप मेंबर हो, आपका नाम रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। दूसरा, जिसका नाम गलती से रजिस्टर्ड हो गया है या कंपनी को, राइट, बाय स्पेसिफाइड पर्सन। हाँ जी बेटे। बेटा कंपनी इसलिए करेगी क्योंकि कंपनी के ये काम कंपनी नहीं कर रही ना बेटा। हाँ जी। ट्रिब्यूनल के पास क्या कर दिया आपने? एप्लीकेशन फाइल कर दी। अब जरा ध्यान से तो देखना। राइट। हाँ जी। हाँ लिखा है ना। एक मिनट रुको 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 नालायको। इन केस ऑफ फॉरेन मेंबर या पर्सन या डिबेंचर होल्डर व्हाटएवर, तो फिर वो ट्रिब्यूनल बेटा रिप्लेस हो जाएगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज या कॉम्पिटेंट कोर्ट। किससे बेटा? प्रिस्क्राइब बाय सीजी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब करा है। किसने प्रिस्क्राइब करा है? तो वहां आप अपील फाइल कर सकते हैं। ठीक है, इधर देखो। ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल कहते थे ट्रिब्यूनल में आफ्टर क्या बेटा, हियरिंग द पार्टीज ऑफ अपील इन आइदर डिसमिस द अपील और बाय डायरेक्ट द ट्रांसफर डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड बाय द कंपनी विद इन अ पीरियड ऑफ कितने दिन में? 10 दिन फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ ऑर्डर द डायरेक्शन ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द डिपॉजिटरी एंड रजिस्टर्ड ऑफ द लेटर इन केस डायरेक्ट टू द कंपनी टू बी डैमेज, अगर कोई हुआ है तो सस्टेन लॉस ऑन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। मतलब सिंपल सी बात है ना। या तो ये अपील क्या करेगा? एनसीएलटी डिसमिस कर देगा, डिसमिस द अपील। अपील क्या हो जाएगा बेटा? डिसमिस। या फिर पास करेगा ऑर्डर टू रजिस्टर्ड। हाँ जी, ऑर्डर टू रजिस्टर्ड। और कंपनी को विद इन कितने दिन के अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा? 10 दिन। प्लस कंपनी से हम क्या मांग सकते हैं बेटा? डैमेज अगर कुछ हुआ है तो। समझे? हाँ जी। लिखो। क्या? छूट गया है? कोई नीचे का लिख लो।
यार इतना टाइम नहीं होता दोस्त। हाँ, कॉम्पिटेंट कोड प्रिस्क्राइब बाय सीजी। जल्दी करोगे? फिर बोलेगी ऊपर कर दो नीचे कर दो। पहली बार बोला उसने। सॉरी। पर आपका पता है तो क्या फिर बोलते हैं कि ससुराल जाएंगे तो करना पड़ेगा फिर इसीलिए कभी कहती है ससुराल में आपने भी प्लेस करो कॉम्पिटेंट कोड प्रिस्क्राइब बाय सीजी। हाँ। ये किसके मैसेज आ रहा था? मैंने कह रहा रिचार्ज करा पापा से ना चढ़ा है इसलिए साथ में देखो एक पढ़ते पढ़ते खा रही होगी पता नहीं। कड़ा इंसान है ये। इसको तो मैंने उसमें सीयूटी में देखा भाई साहब। अगर 10 घंटे क्लास हो रही है तो 8 घंटे खा रहे थे लोग। जब भी देखता हूँ लंच लंच। ज्यादा तो है जान तो। मोंटी। अच्छा देखो, राइट ऑफ ट्रांसफर नॉट रेस्ट्रिक्टेड नहीं। सेक्शन 59 ऑफ द एक्ट नॉट रेस्ट्रिक्ट shall not restrict the right of holder of security to transfer the securities. Any person acquiring such securities shall be entitled to क्या बेटा voting unless voting rights have been suspended by organ of tribunal। ठीक है, मतलब जब तक आप क्या कर रहे हैं बेटा, आपका वोटिंग राइट सस्पेंड नहीं करा है किसने, ट्रिब्यूनल ने, तब तक आप वोट कर सकते हैं। अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन कर दिया है, क्या कर दिया बेटा, तो कहते हैं वेयर द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द किसके द्वारा बेटा, एससीआर एक्ट 1956 या फिर सेबी के द्वारा, या फिर दिस एक्ट के द्वारा, या फिर एनी अदर लॉ जो भी टाइमिंग फोर्स है, तो ट्रिब्यूनल ऑन एप्लीकेशन मेड बाय द डिपॉजिटरी कंपनी या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट या होल्डर ऑफ सिक्योरिटी या फिर सेबी डायरेक्ट कर सकते हैं कंपनी को डिपॉजिटरी को टू सेट आउट द कॉन्ट्रावेंशन रेक्टिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर इन द रिकॉर्ड कंसर्न। मतलब जो भी रिकॉर्ड आपने गलती से कर दिया उसको क्या करो, रेटिफाई करो, ये बोल सकता है आपको ट्रिब्यूनल। समझे? क्या लिखा हुआ है, स्पेसिफिक इंस्टांसेस ऑफ रेक्टिफिकेशन, मतलब कौन कौन से एग्जांपल्स हैं यहाँ पे कुछ जहाँ पे रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। देखो देखो, रेक्टिफिकेशन हैज बीन हेल्ड परमिशिबल इन द फॉलोइंग केस। पहला, एप्लीकेंट क्या बेटा इंड्यूस टू टेक शेयर्स बाय मिस रिप्रेजेंटेशन, मतलब मिस रिप्रेजेंटेशन से क्या कर दिया बेटा, शेयर ट्रांसफर कर दिया है, तो आप रेक्टिफाई करोगे, क्या करोगे बेटा, शेयर होल्डर नेम रिमूव अंडर द अनलॉफुल सरेंडर ऑफ शेयर्स, नाम ही हटा दिया और अनलॉफुल सरेंडर दिखा दिया, क्या दिखा दिया बेटा, अलॉटमेंट गलत हुई थी, नेम ऑफ नॉमिनी एंटर्ड इन रजिस्टर्ड विदाउट नॉलेज और कंसेंट, बिना नॉलेज के बिना कंसेंट के आपने नॉमिनी का नाम एंटर कर दिया, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू किसको बेटा, नॉन रेसिडेंट विदाउट टेकिंग नेसेसरी परमिशन फ्रॉम द फॉरेन एक्सचेंज, मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में जो परमिशन थे वो आपने नहीं लिए और आपने अलॉटमेंट कर दिया है, ऑब्वियस सी बात है अलॉटमेंट करोगे तो आरओएम में नाम भी जाएगा, तो भैया फिर उसको रेटिफाई करना पड़ेगा। अलॉटमेंट इन वायलेशन ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी, अगर आपने इन केसेस में कुछ कर दिया है या इन केसेस में फॉल कर रहे हो, तो भैया आपको अपना जो आरओएम है वो क्या करना पड़ेगा,
और एक परमिशेबल सिचुएशन से क्या है बेटा, परमिशेबल सिचुएशन आप यहाँ पे कर सकते हो रेक्टिफिकेशन, राइट। अब क्या लिखा बेटा, म्यूटेशन ऑफ द नेम ऑफ अदर कंपनी रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर, मतलब क्या है बेटा, द कंपनी which has changed its name would being entitled to ask those companies in which it is holding shares to substitute the name of मतलब नए नाम को करोगे and they are registered of member place with old name। म्यूटेशन मतलब क्या हो गया भाई, मान लो कंपनी ना एक्स लिमिटेड थी, क्या थी, बाद में नाम चेंज करके वाई लिमिटेड हो गई। अब भैया आपका आरओएम मान आपने किसी दूसरी कंपनी में शेयर होल्ड करेंगे तो आपका आरओएम में तो एक्स लिमिटेड ही होगा ना, तो उस कंपनी को आप रिक्वेस्ट करोगे कि आप ना एक्स लिमिटेड हटा के अब क्या लिख दो, वाई लिमिटेड, तो दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन ऑफ द नेम इन अदर कंपनी। समझ में आया? हेलो। अच्छा, अब सुनो ध्यान से, ये कुछ पॉइंट बच जाएंगे, कितना टॉपिक रह रहा है इसमें, तो फिर इसको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है, ब्रेक ले लो अपना।